iQ7, iQ कंपनी का फ़ोन है, मॉडल नंबर उसका 7 है। इस फ़ोन के अंदर अभी जब आप देख रहे हो उस हिसाब से फ़ोन तो अभी चालू है, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि कभी-कभी बंद हो जाता है और बंद होने के बाद 1-2 घंटे के लिए चालू ही नहीं होता है, फिर वापस अपने आप चालू हो जाता है। यदि चालू हो भी गया तो थोड़े टाइम बाद वापस रिस्टार्ट हो जाता है, व्हाइट डिस्प्ले आके रिस्टार्ट हो जाता है, यानी कि कभी चालू होना, कभी नहीं होना। जब ऐसा फ़ॉल्ट आता है इस मॉडल के अंदर, तो वैसे इस मदरबोर्ड के अंदर जब आप देखोगे तो आपको डबल ट्रैकर सीपीयू मिलेगा और डबल लेयर वाला मदरबोर्ड है और सीपीयू भी डबल ट्रैकर है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम जो है वो सीपीयू से होता है, तो हम इसका सीपीयू रिवॉल्व करेंगे आज। तो सबसे पहले पीसीबी स्टैंड पे लगा दिया है फ़ोन को हमने, और सीपीयू के आसपास जो ग्लू है उस ग्लू को हमें रिमूव करना है। 250 का टेम्परेचर रहेगा और एयर ज़ीरो रहेगा। ग्लू कटर से हमें धीरे-धीरे सीपीयू के चारों ओर ग्लू हटाना है, सीपीयू और रैम के आसपास, और उसके बाद हम पहले रैम को उतारेंगे और उसके बाद सीपीयू को। और ये जो ग्लू आप हटाओ उस टाइम पे ध्यान रहे आजू-बाजू के कोई भी कंपोनेंट हिलने नहीं चाहिए। यदि हिल जाते हैं तो उसको अच्छे से रख दीजिए साइड पे और वापस फिर लगा दीजिए, क्योंकि इसका कोई आपको डायग्राम वैसे मिलने वाला नहीं है। कोई कंपोनेंट यदि इधर से उधर हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। यदि खास करके कोई रजिस्टर वगैरह है तो वहाँ पे आपको रखना ही पड़ेगा। अब जब आप ये ग्लू क्लीनिंग करते हो तब आपको अच्छे से ध्यान में रखते हुए सीपीयू के चारों कोनों को अच्छे से साफ करना है। यदि सीपीयू के किसी एक कोने के अंदर थोड़ा सा भी ग्लू रह गया, जो बॉर्डर पट्टी होता है वहाँ पे, तो जब आप सीपीयू उतारोगे उस टाइम पे वहाँ से सीपीयू बेंड हो सकता है, थोड़ा टाइट रहेगा, निकलेगा नहीं, क्रैक हो सकता है। उसकी अंदर की जो चिप होती है कांच की सीपीयू के अंदर, वो आपकी टूट सकती है। यदि ऐसा हो गया तो सीपीयू डैमेज हो जाएगा, फिर उसको आपको रिटर्न ही करना पड़ेगा, कोई सॉल्यूशन होने वाला नहीं है। तो जब आप ये ग्लू हटाओ उस टाइम पे आपको अच्छे से ध्यान देते हुए सारा का सारा ग्लू अच्छे से हटाना है, थोड़ा सा भी ग्लू रहना नहीं चाहिए। ग्लू हमारा जो है वो अच्छे से हट गया है। अब हम रैम रिमूव करते हैं। एसएमडी का जो हमारा टेम्परेचर है वो रहेगा 330 से 340 के आसपास और एयर रहेगा 0। एसएमडी जो है वो क्विक की 857 DW प्लस है। और जब आप इसको हीट मारना चालू करो उससे पहले आजू बाजू में थोड़ा गर्म करो, उसके बाद ही सीपीयू के ऊपर आप हीट लेके जाओ। और जब उतारने की बारी आए तब धीरे धीरे एक दो जगह पे आप पंचर कर दो, और उसके बाद जाके आपको ऐसा लगे कि भाई अब ओपनर जा रहा है तो उस हिसाब से आपको एक साथ अंदर डाल के ऐसे आपको रिमूव कर देना है, ठीक है। और उसके बाद हमें सीपीयू के ऊपर जो ग्लू होता है रैम का, वो ग्लू को हटाना पड़ेगा, उसके बाद जाके सीपीयू को रिमूव करना है। यदि आप ग्लू को नहीं हटाओगे और सीधा सीपीयू रिमूव करने जाओगे तो हीट जो है वो मैक्सिमम हीट जो ग्लू है वो खा जाता है, उस वजह से आपका जो सीपीयू है वो अच्छे से मेल्ट नहीं होता है। और यहाँ पे जब आप डीसोल्डर घुमाना चालू करो तो थोड़ी देर बाद ही करना है। यदि आप रैम उतारने के बाद सीधा 360 के टेम्परेचर पे आप 0-0 करना चालू करोगे तो हो सकता है सीपीयू यहाँ से फूल जाए। तो थोड़ा ठंडा होने दो, उसके बाद जाके आपको 0-0 करना है। 0-0 करने के बाद फिर हम इसके ऊपर जो ग्लू है उस ग्लू को हटाएंगे 16 नंबर की ब्लेड का यूज करके। जो हीट रहेगी 16 नंबर के ब्लेड के ऊपर, वो हीट 250 की रहेगी। और हीट हमें सीपीयू के ऊपर नहीं देनी है, ब्लेड के ऊपर हीट देनी है। और ब्लेड के ऊपर हीट देते हुए ये जितना भी ग्लू है उसको हमें धीरे धीरे निकालना है। और ये निकालते समय आपका जो ये कटर है, जो ब्लेड है, वो सीपीयू को स्क्रैच ना कर जाए, वो ध्यान रखना है, वरना सीपीयू खराब हो सकता है। लेकिन आप हल्के हाथों से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से रिमूव हो जाएगा। अब एक बार के लिए वापस इसके ऊपर डीसोल्डर घुमा देंगे ताकि जो थोड़ा बहुत ग्लू है वो इसके अंदर आ जाएगा।
अभी भी इसके ऊपर थोड़ा बहुत ग्लू है, उसको हम हटा देते हैं और उसके बाद जाके हम सीपीयू को रिमूव करेंगे। जब हम सीपीयू को रिमूव करें ना, उस टाइम पे हम यहाँ पे साइक्लोन गन का यूज़ करेंगे, क्विक 2008 का, और बिग नोजल का यूज़ करेंगे। यदि आप साइक्लोन गन से और अच्छे से टेम्परेचर दे के आप पूरा मेल्ट होने दोगे सीपीयू को, तो उस टाइम पे आपको आईसी ओपनर को पूरा अंदर जाने देने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा ओपनर अंदर डाल के आप उसको उठा सकते हो। और यहाँ पे जो एसएमडी है उसका टेम्परेचर 360 है और एयर उसका 100 है, और बिग नोजल मैंने लगाया हुआ है। और जैसे ही इसके अंदर आपको ऐसा लगे कि भाई कुछ चीज़ें मेल्ट हो गई है, मतलब कि उसके जो बॉल है वो मेल्ट होना चालू हो गए हैं, तो आप थोड़ा सा पंचर करके फिर आप एक साथ पूरा सीपीयू उठा सकते हो। आपको ओपनर को पूरा अंदर जाने देने की ज़रूरत नहीं है। हल्का सा ओपनर अंदर आप जाने दो तो ये सीधा बाहर आ जाएगा पूरा सीपीयू। जैसे कि यहाँ पे जब देखोगे तो थोड़ा ओपनर मैंने अंदर डाल के थोड़ा उसको टेढ़ा किया तो ये सीपीयू जो है वो अपने आप आ गया। अब हम यहाँ पे पहले मदरबोर्ड का क्लीनिंग कर लेंगे, फ्लक्स लगा के जो लो मेल्ट पीपीडी है उसका यूज़ करके हम यहाँ पे पहले इसको 0 0 करेंगे, ताकि हमारा जो डिसोल्डर वायर है वो अच्छे से चल जाए। ये जो ग्लू है काफ़ी टाइट होता है, तो यहाँ पे आप ये जो अपना मशीन है, बिग शोल्डर मशीन, वो मशीन का यूज़ करके मत उस ग्लू को हटाओ। आप डिसोल्डर चला दो, काफ़ी ग्लू इसमें ही आ जाएगा। फिर 16 नंबर की ब्लेड से जो बाकी बचा उसको हमें हटाना है। यहाँ पे जितना ज़्यादा रोजिन रखोगे उतना ये अच्छे से होना चालू हो जाएगा। रोजिन जो है वो उड़ता नहीं है, तेल की माफिक वहाँ पे उबलता रहता है, तो अपना जो टेम्परेचर है वो अच्छा अच्छा मेंटेन हो जाता है, और जो डिसोल्डर वायर है वो चिपकता नहीं है। अभी भी इसके अंदर काफ़ी ग्लू बचा हुआ है। और ये जो साफ सफाई करें हम, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो ग्लू अब हम हटा रहे हैं वो सारा बाहर निकलना चाहिए। यदि वो इधर उधर आजू बाजू में थोड़ा सा रह गया, तो जब आप सीपीयू को बिठाओगे उस टाइम पे जो ग्लू है वो फ्लक्स के साथ तैर के सीपीयू के नीचे आ सकता है। यदि ऐसा हो जाता है तो सीपीयू रिपीट करना पड़ेगा। तो अच्छे से आप साफ सफाई करोगे तो सक्सेस होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। यहाँ पे जो कैपेसिटर लगे हुए होते हैं सीपीयू के, वहाँ पे काफ़ी ग्लू है, उसको भी हटाना पड़ेगा, पहले बॉर्डर पट्टी वाला फिर ये वाला। ये जो मेरी एसएमडी है उसका टेम्परेचर 250 है और एयर उसका 0 है, और ये जो हीट है वो सीधा मैं ब्लेड के ऊपर ही दे रहा हूँ, और फिर ब्लेड जो उस हीट की वजह से गर्म हो रहा है उस वजह से ये जो ग्लू है बड़े आसान तरीके से निकल जाता है। अब इसको एक बार फाइनली 0 0 कर देंगे डिसोल्डर वायर का यूज़ करके।
फाइनल साफ सफाई। जब आप मदरबोर्ड को साफ करो कॉटन से और नीचे रोजिन हो, तो जो थिनर है वो बहुत कम लेना है। थिनर ज़्यादा होगा तो थिनर के साथ जो रोजिन है वो आजू बाजू में चला जाएगा। थिनर यदि ज़्यादा लिया है तो आपको कम लेना है और फिर साफ करना है तो अच्छे से हो जाएगा। बाकी जो बचा है उसको भी हम साथ साथ कर देते हैं थोड़ा बहुत। जिस हिसाब से हमने मदरबोर्ड की साफ सफाई की है, बिल्कुल उसी तरीके से हमें सीपीयू के ऊपर भी काम करना है। सीपीयू के ऊपर जो ग्लू है और साथ में कुछ बड़े बड़े टप्पे हैं, तो पहले हमें इसको ज़ीरो ज़ीरो करना पड़ेगा, ताकि हम जब ग्लू हटाए उस टाइम पे इसके अंदर जो पॉइंट है वो ओपन ना हो जाए। क्योंकि हमारा जो ग्लू निकालने का तरीका है वो ब्लेड से है, तो ब्लेड यदि बॉल कोई बड़ा है और उसके ऊपर लग गई तो ओपन हो जाएगा। तो उस वजह से हमें इसको पहले अच्छे से ज़ीरो ज़ीरो कर देना है, ताकि कोई बड़ा बॉल ना बचे। और इसको जब आप ज़ीरो ज़ीरो करो तब ज़्यादा प्रेशर बिल्कुल नहीं देना है। और वैसे भी इस फ़ोन के अंदर ज़्यादातर जो ग्लू है वो सीपीयू में आ चुका है, तो यदि आप सीपीयू के ऊपर जो ग्लू है उसके ऊपर आप घिस रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सीपीयू डैमेज होने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो आप ग्लू जो है उसको, काफ़ी ग्लू को हम डिसोल्डर से ही हटा सकते हैं। उसके बाद जाके हमें 16 नंबर की ब्लेड से कुछ इस हिसाब से आपको ग्लू को रिमूव करना है। ये जो ग्लू है उस ग्लू को हमें अच्छे से रिमूव करना है। यदि ये ग्लू थोड़ा बहुत भी बच जाता है तो आपका जो सीपीयू है वो अच्छे से डेवलपिंग होगा नहीं। तो हमें इसको 16 नंबर की ब्लेड से अच्छे से काट देना है। ब्लेड चलाते समय ध्यान रखना है कि जो ब्लेड है वो सीपीयू के ऊपर स्क्रैच ना ला दे। प्रेशर कम देना है। ये जो कंपोनेंट है उसके बॉर्डर पट्टी पे हमें अच्छे से ब्लेड को घुमा के ऊपर से, सॉरी साइड ऊपर से अच्छे से आपको ग्लू को काटना है। एक बार के लिए यहाँ पे अपना जो काफ़ी ग्लू है वो हट गया है, हम एक बार डिसोल्डर घुमा देते हैं। डिसोल्डर घुमाने से कुछ ग्लू इसके साथ ही आ जाएगा। ग्लू पूरा अच्छे से क्लीन होना चाहिए। थोड़ा सा भी कोई ये जो कैपेसिटर है उसके आसपास थोड़ा सा भी रहना नहीं चाहिए। यदि वहां पे रह जाता है तो स्टेंसिल अच्छे से बैठेगी नहीं, और रिवॉल्विंग जो है वो पूरी तरीके से अच्छे से एक जैसे जो टप्पे बनने चाहिए वो बनेंगे नहीं। तो ग्लू को पूरा ही क्लीन करना है, ताकि स्टेंसिल अच्छे से वहां पे रह जाए, बैठ जाए। और उसके ऊपर जो कैपेसिटर है वहां पे थोड़ा बहुत जो सोल्डर टच हुआ है, तो डिसोल्डर से हमने इसको साफ कर दिया है। रिबोलिंग के लिए हम 183 वाले पीपीडी का यूज़ करेंगे, और पीपीडी भरने के लिए 4 नंबर की ब्लेड का यूज़ करेंगे। सबसे पहले सीपीयू के आसपास जो ग्लू है उसको भी निकाल देते हैं, और उसके बाद फिर सीपीयू को रख के स्टेंसिल से अलाइनमेंट लेके फिर पीपीडी भरना है।
4 नंबर की ब्लेड का यूज करके हम पीपीटी फिलअप करेंगे। ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, हल्के हाथों से ऊपर ऊपर से भर देना है, वो जितना जाना होता है उतना अंदर ऑटोमेटिक जाए चला ही जाता है। तो यहाँ पे पीपीटी हमारा जो है वो अच्छे से फिलअप हो चुका है। अब एसएमडी टेम्परेचर 250, एयर रहेगा 0। बॉर्डर पट्टी से हमें हीट देते हुए इसको मेल्ट करना है। यहाँ पे आप फ्लक्स लगा के भी थोड़ा हीट दे सकते हो यदि कोई बॉल जो है वो अच्छे से नीचे चिपका नहीं है तो। वहाँ जो सीपीयू है वो अच्छे से रिवॉल्व हो चुका है। रैम को सेम उसी तरीके से सबसे पहले हमें 0 0 करना है और उसके बाद ब्लेड का यूज करके उसके ऊपर जो ग्लू है उस ग्लू को हटाना है और उसके बाद रिवॉल्व करना है। तो अभी भी 0 0 हम इसको कर दिए। अब हम इसको उसके ऊपर जो ग्लू लगा है उस ग्लू को हमें रिमूव करना है और हल्के हाथों से करना होता है, ज़्यादा प्रेशर लगने से स्क्रैच आ सकते हैं। इसके ऊपर जो ये ब्लैक पॉइंट होते हैं जब आप रैम वगैरह पेस्टेड में करो तो वो ब्लैक पॉइंट जो होते हैं उसको सिल्वर करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम इसको रिवॉल्व करेंगे तो वैसे प्रॉपर स्टेंसिल से करने वाला है, ठीक है। तो प्रॉपर स्टेंसिल के अंदर यदि ये जो ब्लैक पॉट है वहां पे यदि कोई पॉइंट ऐसा है जो अच्छे से लगा नहीं, यानी कि वहां पे बन के नीचे ही रह गया, सॉरी बन के ऊपर ही रह गया, तो आप वहां पे फ्लक्स लगा के फिर 300 का टेम्परेचर आप दोगे तो ये अपने आप चिपक जाएगा। यहाँ पे ज्यादातर क्या होता है उसको सिल्वर करने के चक्कर में आपस में कुछ पिने जुड़ जाती है। यदि आप प्रेशर से आप उसके टप्पे बनाने जाओगे जो ब्लैक कलर वाले हैं तो आपस में लाइनें जुड़ जाएगी, तो फिर यूं भी आपको रखना पड़ेगा, ठीक है, काम आपका बढ़ सकता है। तो इससे अच्छा आप इसके अंदर कुछ भी मत करो, ना ही कोई वायर वाला वगैरह ब्रश घुमाओ, ब्रश घुमाने की भी कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा इसको स्टेंसिल पे ही रख दो। स्टेंसिल पे रखने के बाद पीपीटी फिलअप करना है, आप हीट दोगे तो वो बन ही जाएंगे। यदि कुछ बॉल ऐसे होते हैं कि भाई ज्यादा ब्लैक होने की वजह से वहां पे अच्छे से पीपीटी ना अटैच हो तो आप फ्लक्स लगा के टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दीजिए तो ये वहां पे बॉल बन जाएंगे। जब आप देखोगे तो ये जो रैम है वो भी अपनी डेवलप हो चुकी है। अब सबसे पहले हम सीपीयू को बिठाएंगे और सीपीयू को बिठाने के बाद हम रैम बिठाएंगे और इस मॉडल के अंदर जो सीपीयू होता है वो सीपीयू बिठाने के बाद आपको कंफर्म करना है कि भाई सीपीयू अच्छे से बैठा है कि नहीं, तो वो भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम पहले सीपीयू को बिठा देते हैं। जब सीपीयू को बिठाओ उस टाइम पे बीचों बीच बहुत ही कम फ्लक्स रखना है, इतना फ्लक्स कि पूरे सीपीयू को ना पहुंचे, बहुत ही कम फ्लक्स रखना है। ज्यादा फ्लक्स रख दोगे तो सीपीयू जो है वो आप जैसे ही हीट मारना चालू करोगे तो तैरना चालू कर देगा, अलाइनमेंट उसका बिगड़ जाएगा। तो कम कम फ्लक्स रखो और कम से कम हीट रखो। उसमें कुछ एनसी वगैरह बॉल होते हैं वो फटाफट पिघल जाते हैं,
तो थोड़ा टेम्परेचर दो आप 30 से 35 सेकंड तक, और उसके बाद जाके और फ्लक्स लगा के हम उसको अच्छे से मेल्ट करके बिठा सकते हैं 330-340 के आसपास। तो पहले तो कम ही फ्लक्स रखना है, कम कम फ्लक्स ही रखेंगे हम, और उसके बाद हम हीट देंगे। उसके बाद जाके थोड़ा सा और फ्लक्स लगा के हमें उसको यहाँ पे जब आप देखोगे तो इसका एयर थोड़ा ज्यादा होने की वजह से, या फिर आप 11 नंबर ये थोड़ा ऊपर आ गया है। सीपीयू को टच करके देख सकते हो अच्छे से बिठा है कि नहीं। जब आप देखोगे तो ये सीपीयू अच्छे से बैठ चुका है। अब यदि आपको इसको चेक करना है तो जब आप यूएसबी मशीन के अंदर आप लगाओगे विदाउट बैटरी तो 0.12 पावर लेगा, विद बैटरी 1.1 के आसपास एम्पियर यदि लेना लग जाए तो उसका मतलब ये है कि इसके अंदर सीपीयू सही से बैठ गया है। तो ज़्यादातर मैं ऐसे जो फ़ोन है उसके अंदर इसी हिसाब से यूएसबी टेस्टर से ही पता कर लेता हूँ कि सीपीयू अच्छे से बैठा है कि नहीं बैठा है। आप बूट भी चेक कर सकते हो, ये ओके बूट में रहना चाहिए। तो यहाँ पे जब आप देखो तो अपना जो सीपीयू है वो लग चुका है। मैंने इसके अंदर चेक नहीं किया है क्योंकि मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ये जो सीपीयू बैठा है वो अच्छे से ही बिठा है। हम सीधा इसके ऊपर रैम बिठा देंगे। तो यहाँ पे हम रैम के ऊपर अभी जहाँ पे रैम लगता है उस जगह पे थोड़ा बहुत ग्लू भी है, तो उसको भी एक बार अच्छे से साफ कर देते हैं, उसके बाद जाके हम रैम को लगाएंगे। पहले डी सोल्डर घुमा देते हैं, फिर 16 नंबर की ब्लेड घुमा देंगे, और उसके बाद जाके हम रैम को बिठाएंगे। रैम को बिठाने के लिए भी टेम्परेचर 330-340 के आसपास आप रखोगे तो अच्छे से बैठ ही जाएगा। वैसे भी 183 वाला पीपीडी होता है तो 330 पे बैठ ही जाता है। प्रॉपर अलाइनमेंट लेना है और उसके बाद ही हीट देना चालू करना है। लास्ट में आप उसको टच करके देख सकते हो। और फ्लक्स जब एक साथ सब निकलना चालू कर दे तो समझ ही जाना है कि नीचे के सारे जो बोल है वो अच्छे से मेल्ट हो चुके हैं और वो पकड़ चुके हैं मदरबोर्ड के अंदर। अब हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई अपना फ़ोन अभी जो है वो चालू हो रहा है कि नहीं। वैसे तो ये फ़ोन चालू ही था, प्रॉब्लम यही था वो लोगो रिस्टार्ट पे रह रहा था, कभी कभी चालू हो जाता था, कभी कभी डेड में चला जाता था। तो यहाँ पे अभी मैं यूएसबी चार्जर लगा रहा हूँ तो यहाँ पे चार्जिंग का सिंबल अब आ चुका है। लगता है बैटरी निकल गई है। हाँ, तो आप यहाँ पे बैटरी लगाई है, वापस मैंने लगाई है, और अब मैं ऑन ऑफ स्विच से चालू करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो अभी जो अपना फ़ोन है जो पहले वैसे चालू ही था उसी कंडीशन में अभी आ चुका है, और जो रिस्टार्ट वाला प्रॉब्लम था वो इसके अंदर सोल्व हो गया होगा, और जो चालू में बंद होने वाला प्रॉब्लम भी इसके अंदर सोल्व हो गया होगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।